सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सादर जय जिनेंद्र। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद गौतम जैन के बारे में हम जानते हैं। हमारे विश्व के गौरव, हमारे देश के गौरव और हम सब के गौरव शहीद श्री गौतम जी जैन। उन्होंने कैसे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और वो कैसे शहीद हुए, उनका बचपन क्या था, इस संबंध में हमारी जिज्ञासाएं हैं। उनके बचपन के संबंध में उनकी माताजी श्रीमती सुधा जी जैन हमें बता रही हैं कि वे बचपन में कैसे थे और साथ ही वो वृतांत जिसमें वे शहीद हुए और उन्होंने कैसे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा हमें बता रहे हैं उनके पिताश्री सुमत प्रकाश जी जैन। आइए हम उनसे ही सुनते हैं कि कैसे यह घटना घटित हुई। सादर जय जिनेंद्र। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह देश आदिनाथ भगवान का है, उनके पुत्र बाहुबली और भरत का है। भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा और उस भारत के गौरव की माताजी श्री गौतम जी, कैप्टन गौतम जी, शहीद गौतम जी और हमारे पूरे विश्व की शान, पूरे दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज की शान शहीद गौतम जी जैन। उन पर पूरे देश को गर्व है, समाज को गर्व है और हमारे बीच बड़े सौभाग्य से उनकी माताजी श्रीमती सुधा जी जैन मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि गौतम जी का बचपन कैसे बीता। बचपन में उसको गौतम का नाम छोटू, हम लोग प्यार से उसको छोटू बोलते थे। मेरे 3 बच्चे हैं, वो सबसे छोटा था और बहुत ही नटखट बच्चा था। सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। स्कूल की शिक्षा अच्छी रही। बचपन में बहुत खेलता था। हॉकी उसका बहुत पसंद का खेल था। वो स्टेट लेवल पर भी गया हुआ है महाराष्ट्र में। हम लोग कल्याण के पास अंबरनाथ जगह वहाँ रहते थे। वहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की 6 तक। 7 से वो इंदौर में आए हम लोग और वो सत्य साई में इसको एडमिशन दिलाया। वहाँ पे भी वो हॉकी फुटबॉल खेलता रहा। उसमें बचपन में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स, कोई चीज़ की जानकारी लेनी है तो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ के वो सब चीज़ जानने की कोशिश करता था। बहुत होशियार था, दिमाग बहुत शार्प था उसका, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। उसको कोई भी गरीब बच्चा या बड़े बुजुर्ग लोग मिलते थे, उनकी वो बहुत हेल्प करता था। कोशिश करता था कि उनको मैं किस तरह से सहायता पहुंचा सकूं। उसके पापा अधिकतर ज़्यादा बाहर रहते थे। पढ़ाई के समय वो थोड़ा हमको परेशान करता था, लेकिन इतना शार्प था उसका दिमाग कि वो सब जल्दी से सीख लेता था। खाने पीने का शौकीन। अब उसके एक्चुअल में जाने के लिए मेरी इच्छा नहीं थी कि वो आर्मी में जाए। उसने मुझे इस तरह से समझाया कि माँ, अगर सबकी माँ ऐसे सोच लेंगी तो कभी कोई देश के लिए बाहर जाएगा ही नहीं। मुझे जाना चाहिए। आप क्यों, आपको तो मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, तो बोले कि आप तो ऐसे पिताजी की बेटी हो जो कभी मना ही नहीं कर सकती कि मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा, बेटा बचपन मैंने अपना बचपन देखा है कि उन लोगों की लाइफ बड़ी स्ट्रगल भरी होती है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों की लाइफ ऐसी हो। बोले नहीं, आपका ऐसा सोचना है, अब वो समय नहीं है, लेकिन देश के लिए तो कुछ करना चाहिए। उसने मुझे किसी भी तरह समझा कर तैयार कर लिया। मुझे मालूम थी कि जब तक मैं हाँ नहीं करूँगी वो नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है उनकी प्राथमिकता है कि जब तक बच्चे की माँ पिताजी से उनकी सहमति नहीं आती वो नहीं लेते हैं। उसने मुझे किसी तरह तैयार कर लिया कि मुझे जाना है। ठीक है, चला गया, लेकिन तकलीफ़ तो थी। वो वहाँ रहता था, कितनी तकलीफ़ों में रहा।
जब कभी मैं यहाँ सर्दी वगैरह में रहती हूँ, गर्मी में रहती थी, मुझे लगता था कि मेरा बच्चा भी उस सर्दी में किस तरह से रह रहा होगा, ठंडे पानी में नहाता है। मतलब बहुत सब लोगों की बहुत तकलीफ़ होती है वहाँ पे, सब जो बॉर्डर पे या कहीं भी रहे आर्मी के लोग, सब जगह परेशानी है। ऐसा नहीं कि मेरे बेटे को थी, लेकिन एक माँ एक बच्चे के लिए ये सोच सकती है कि जो वो तकलीफ़ में रह रहा है, मैं कितने आराम से रह रही हूँ यहाँ पर। और उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, उसको स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था, बहुत खेलता था, भाग लेता था हर खेल में, सबकी हेल्प करता था। मैं उससे ज़्यादा बहुत कुछ उसका विछोह जो हुआ है, सुधा जी जो महसूस कर सकती हैं, शायद ही हम उस भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वो शहीद हुए, हमें उस पर गर्व है। लेकिन अभाव, वो तो सिर्फ माता पिता ही उसको अच्छे से समझ सकते हैं। मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने पूरा जीवन जी लिया। जैसा कि सुधा जी ने बताया कि उनको विभिन्न गतिविधियों में रहने का शौक़ था। वे लोगों की सहायता करते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे और देश के लिए, विशेष रूप से देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनमें तमन्ना थी। और वो प्रेरित थे अपने नाना जी से। उनको पूरे टीम, जो सन्मति वाणी की टीम है, उन्हें सशत नमन है। और मैं सुधा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं उनके पिताजी, शहीद गौतम के पिताजी से उसके बाद की क्या स्थिति बनी, जब कारगिल युद्ध लड़ा गया, कैसे लड़ा गया, उनके साथ कैसे हादसा हुआ, मैं उनसे जानना चाहूँगा। आदरणीय श्री सुमत प्रकाश जी, जैन। जय जिन महेश जी, आज आपने जो कार्यक्रम निर्धारित किया कि स्वाधीन, अभी जो है हमारा स्वाधीनता दिवस आ रहा है, उसके ऊपर आप इस प्रकार के कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एक देश में एक राष्ट्रभक्ति का जागरण हो, ये आपका बहुत अच्छा कार्य है और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जानना चाहते थे कि क्या हुआ इस विषय में, मैं आपको बताऊं। मैं उस दिन 1 नवंबर 2001 की बात है, मैं उस दिन झांसी में था। शाम को 6 बजे करीब घर में इंदौर में उसकी यूनिट से फ़ोन आया। सुधा ने फ़ोन उठाया, क्योंकि उस समय तो लैंडलाइन ही हुआ करती थी। लैंडलाइन पे बात हुई तो दूसरी तरफ से कोई ऑफिसर था जिसने ये कहा कि उसकी सुधा को कि आपके पति कहाँ हैं, उनसे बात कराइए। तो सुधा ने कहा क्यों, क्या बात है? तो कहने नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा घायल हो गए हैं, उसके बारे में बात करनी थी। लेकिन सुधा एकदम ज़ोर से चिल्लाई। उसको उस समय ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ है जो ये बता नहीं रहा है। इतने में हमारे पड़ोसी एक मिस्टर कपूर हैं, वो अपने घर से निकल के हमारे घर में आए और उन्होंने फ़ोन उठा के जानने की कोशिश की। तो उन्होंने ये कहा कि हम जैन साहब से बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जैन साहब तो यहाँ नहीं है, वो झांसी फैक्ट्री में है, आप बताएं क्या बात है। कहने आप उनका नंबर दे दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। झांसी में मेरे पास फ़ोन आया। जैसे ही झांसी में फ़ोन आया, वो जो है इधर उधर की बातें करके बताना चाह रहे थे कुछ, लेकिन मैंने उनको इमीडिएटली ये कहा कि जो कुछ भी हुआ है आप मुझे सच बता दें, क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। हर कोई भी समाचार होगा मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हम बड़े अचंभित हैं कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपने कहा है तो हम बता दें, आज सवेरे 10 बजे आतंकवादियों से मुठभेड़ के अंतर्गत उन्हें अपना शरीर त्याग दिया है। ये सुनकर
मुझे उस समय तो थोड़ा वो लगा, एक धक्का तो ज़रूर लगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि आप इमीडिएटली इंदौर जाएं और इंदौर के कलेक्टर वगैरह से कांटेक्ट करें, जिससे कि कल जब उनकी देह इंदौर आएगी तो वहाँ पे पूरे कार्य किए जाए। वैसे हमारे महू से तो आर्मी ऑफिसर्स आएंगे ही, लेकिन आप भी जो है इस चीज़ को ठीक से करवा लें। मैंने कहा ठीक है। 1 घंटे बाद फिर मुझे जब थोड़ा मैं रिकवर हुआ उस शॉक से, तो मैंने उनको कहा कि देख लीजिए, यदि आप उसके किसी भी ऑर्गन का उपयोग कर सकते हैं तो वो उचित रहेगा, वो कर लें। कहने नहीं, ऑलरेडी सवेरे 10 बजे हुआ था, अब तो हम आँखों का भी उपयोग नहीं कर सकते, और हमने बॉडी जो है वार्मिंग करके रैप कर दी है ऑलरेडी, और कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं बस झांसी से जो है वाया भोपाल इंदौर आया। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे मैं इंदौर पहुंचा। मेरी बेटी और दामाद इंदौर में ही रहते थे उस समय। उनको ज़रूर आभास हो चुका था, लेकिन सुधा को तब तक भी आभास नहीं था। सुधा को फिर धीरे धीरे बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो तो अभी भी ये कह रहे थे, माँ वो खीर खिलाओ ना, क्यों पापा का इंतज़ार कर रही हो, हमें तो खीर खिला दो, फिर बहुत देर हो जाएगी। एनीवे, सवेरे से सब क्योंकि आने शुरू हो गए, जहाँ जहाँ जैसे सिद्धार्थ को मैसेज पहुँच गया, औरों को मैसेज पहुँचा था, मेरे भाइयों को मैसेज पहुँचा था, तो सवेरे सब जब आने शुरू हो गए, तब सुधा भी पूरी तरीके से उस दुख में बिल्कुल तैयार हो गई। ठीक है, देखिए, इस पृथ्वी पे जो आदमी आता है वो कोई ना कोई कार्य निष्पादित करने आता है, और गौतम के केस में तो मैं ये कहूँगा, उसने वो वीरता का कार्य किया, वो शौर्य का कार्य किया, जिससे इंदौर शहर में और जैन समाज में ही नहीं, इतर समाज में भी हमें एक पहचान दिलाई। कभी कभी ये लगता है कि इसके पहले मुझे मेरे बच्चों को मेरे नाम से जाना जाता था, लेकिन ये दिन वो दिन रहा जब मैं गौतम के नाम से पहचान मेरी बनी, और इस बात का एक दिमाग में एक हिस्से में दुख की अनुभूति है और दूसरे हिस्से में गर्व की अनुभूति है कि मैं उस बेटे का बाप बना जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के ऊपर। मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने जो वृतांत सुनाया, मेरे जैसा व्यक्ति भी उस क्षण को याद करके रोमांचित है। कैसे आपने पूरे परिवार ने उस स्थिति को संभाला होगा, वो सिर्फ आप ही उस भावना को बहुत बेहतर से समझ सकते हैं। हम लोगों को तो सुनकर ही रोमांच पैदा हो रहा है कि मैं स्वयं और मेरी टीम इतने महान व्यक्तित्व के सामने बैठकर हम लोग साक्षात्कार ले पा रहे हैं। मेरी जिज्ञासा सिर्फ ये है अभी छोटी सी, कि कारगिल युद्ध जब चल रहा था उस समय किस स्थिति में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया? देखिए, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ कि उसने कारगिल युद्ध में नहीं, कारगिल युद्ध के बाद में घटना हुई थी। हमारे जो उस समय जनरल थे, जनरल मलिक, उन्होंने जितने भी आर्मी में कार्य करते थे उन सबको भी उन्होंने इस प्रकार से किया कि
सब के सब आतंकवाद से लड़ेंगे। जबकि गौतम जो था तोपखाने में काम कर रहा था। तोपखाने की उसमें आर्मी में अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे इन्फेंट्री होती है, तोपखाना होता है, सिग्नल्स होते हैं। तो वो तोपखाने में था। तोपखाने के लिए उसको स्पेशली बोफर्स की ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन क्योंकि जनरल मलिक ने ये कर दिया था कि जितने भी आर्मी के पर्सनल हैं वो आतंकवादियों के साथ भी मुठभेड़ करेंगे। इस घटना के पहले कई बार वो जो है वादियों से लड़ता रहा था। कुछ किस्से वो सुनाता भी था। जब वो अप्रैल 2001 में इंदौर आया था, छुट्टी में 7-8 दिन की छुट्टी लेके आया था, तब उसका पूरा वेश एक पठानों की तरह, बड़ी बड़ी दाढ़ी और जिस प्रकार से अधिकतर मुसलमान या पठान होते हैं वैसा ही पहना हुआ था। और जो हमारा चौकीदार था उसने कहा आप यहाँ किसके यहाँ आए हैं? तो उसने कहा तू पहचाना नहीं, मैं गौतम हूँ। तब उसको लगा, तब भी उसको देख के कहने लगा नहीं, आप अपनी पहचान सही बताइए। क्योंकि वहाँ पे वो इस प्रकार का पहनावा इसलिए रखते थे जिससे कि लोकल्स के साथ में, J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में लोकल्स के साथ घुल मिल जाएं और उनसे आतंकवादियों की जो वहाँ पर आते थे उनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकें। उसके लिए उनका ये जो था, जो पूरा वो ऑपरेशन नियाज़ के नाम से, इवन जो ये घटना हुई थी उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसको ऑपरेशन नियाज़ के नाम से किया था। नियाज़ की स्पेलिंग होती है NIAJ, जो जैन का विलोम है। उसी के नाम से, क्योंकि वो लीड कर रहा था। उस दिन उनको ये इन्फॉर्मेशन 2 दिन से, मतलब ये 1 नवंबर की घटना है, लेकिन 30 अक्टूबर से उनको ये मालूम पड़ा था कि उस इलाके में कुछ आतंकवादी घुस कर आए हैं। और गौतम को ये कार्य दिया गया था कि आप जो है उनको न्यूट्रलाइज करें। 3 आतंकवादी थे, उनको न्यूट्रलाइज करने का उन्होंने वो कार्य दिया था उनको कि आप जो है इसको बिल्कुल वो करें कि तीनों के तीनों आतंकवादियों को ख़त्म करें। 30 अक्टूबर को वो घना जंगल था, पहाड़ी इलाका था, वो घूमे लेकिन उनको कहीं लोकेट नहीं कर पाए। फिर 31 अक्टूबर को भी फिर ये कार्य किया। तो सवेरे से निकलते रात तक ये काम होता था, अंधेरे में तो हो नहीं सकता था। 1 नवंबर को बहुत ही क्लोज इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद वो जो नाला वहाँ पे बह रहा था उसके पास में कहीं पर वो है। जब वो उसके लिए सवेरे 6-7 बजे अपने वहाँ से निकले, सब लोगों ने नाश्ता करके निकले थे। वहाँ पे क्या होता है, जब ये यूनिट होती है उनकी पूरी व्यवस्था होती है, क्योंकि 50-60 जवान होते हैं वहाँ पर, ऑफिसर्स होते हैं, तो उन सब का भोजन वगैरह की व्यवस्था होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं, जैसे पिछले 2 दिन जो था खाना उनको बहुत देर से मिला, पूरे दिन वो भटकते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस दिन जो है सवेरे वो अपने जवानों के साथ नाश्ता करके चले। उन्होंने 2 टुकड़ियों में बांटा अपने आप को। एक टुकड़ी के साथ 10 जवान थे और दूसरे ऑफिसर के साथ 10 जवान थे। तो गौतम के साथ जो 10 जवान थे उनके साथ वो जब वहाँ पे पहुँचे तो झाड़ियाँ थी, झुरमुट था, दूसरे थोड़ी दूर पे थे, मतलब वो सब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब वो ढूंढते ढूंढते ऐसा लगा कि एक कहीं पर वो बैठे तो एक जवान ने को कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया वहाँ पत्तियों में। तो उसने कहा
साहब, उसका नाम था जवान का भगवान सिंह। भगवान सिंह को कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया तो उसने बोला, साहब के पास वही था, कहने लगा साहब उधर कुछ दिख रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, बैठे हैं अपन, इंतजार कर रहे हैं। गौतम ने उस दिन अपनी जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी, क्योंकि ऑफिसर्स को उस समय, जब ये 2000 का समय था, 2010 तक भी ऑफिसर्स को तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिलती थी, लेकिन जवानों को नहीं मिलती थी, क्योंकि इतना भारत सरकार के पास, रक्षा विभाग के पास इतना पैसा नहीं था। प्रयास कर रहे थे, लेकिन पूरी फोर्स को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, जो आज के समय में हो रहा है। उस समय की सरकार भी कर रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों में उन्होंने सुरक्षा को उतना जोर नहीं दिया हुआ था। तो इस वजह से, लेकिन गौतम ने ये सोच के, उसकी एक भावना रहती थी, कभी भी कोई कार्य करता था तो पहले वो ये देखता था कि उसमें कितना जैसे समय लगेगा, समय का अनुमान लगा के तब वो अपने जवानों को बोलता था ये काम इतनी देर में होना है। वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब आदमी बोले कि ये घंटा भर में होना चाहिए, काम जो है 15 मिनट का हो और वो बोले घंटा भर में होना चाहिए, तो लगेगा साहब को तो कुछ आता तो है नहीं, साहब बस ऐसे काम बोलते हैं। या घंटा भर का काम हो और बोले नहीं 10 मिनट में काम करो, तो भी असंभव लगता है। तो उन्होंने ये किया, पूरा अपनी जैकेट थी उतार के दे दी, क्योंकि जवानों को ये लगता था साहब तो सेफ रहते हैं, हमें आगे कर देते। तो उस दिन उसने अपनी जैकेट जो थी किसी जवान को दे रखी थी कि बेटा तुम जो है साहसपूर्वक आगे बढ़ के लड़ो। जब भगवान सिंह ने कहा तो शायद वो जो अगेंस्ट में आतंकवादी बैठे थे उनको कुछ सुरसुराहट हो गई और उन्होंने उधर से फायर किया, जो भगवान सिंह की जांघ में गोली लगी और खून निकलने लगा। जब खून निकला तो गौतम ने ये कहा अपने दूसरे जवानों को कि इसको जो है इमीडिएटली मूव करो, मतलब सेफ जगह ले जाओ। और खुद जो है उसको जब उसने ये कहा तो वो उन्होंने शायद सुन लिया और उधर से गोलियां धड़ाधड़ चलनी शुरू हुई, क्योंकि वो तो आधुनिक वेपन से लैस होते थे। AK-47 उनके पास थी, तो उससे जब वो जो गोली लगी, जब यहाँ पे उसका शरीर आया तो मैंने देखा सिर्फ इस जगह एक सुराख था। तो वो गोली उसको लगी और वो गोली लगने के बाद शायद उसको ये महसूस हो गया कि वो नहीं बचेगा, तो वो ओपन में आके इसने भी अपनी राइफल से दनादन गोलियां चलाई और उसमें 2 आतंकवादियों को वहां पे मार गिराया। तीसरा आतंकवादी वहां से जब, क्योंकि उनको क्या लगा कि इनको पूरा मालूम पड़ गया, तो इसलिए वो उठ के वो भी भागने लगे। जब भागने लगे तो इसकी गोली वो 2 आतंकवादियों को लगी और वो भी वहीं ढेर हो गए। तीसरा आतंकवादी वहां से भागा, तब तक इसने जोर से अपने दूसरे साथी लेफ्टिनेंट सामंता था, अमित सामंता, उसको कहा कि आप इसका पीछा करो। और ये खुद जो है अपने यूनिट का, जो इनका विजय घोष होता है, बाबा परशुराम की जय, क्योंकि ये पंडितों की यूनिट है, बाबा परशुराम की जय, और ये कह के इसने भी अपना शरीर वहीं त्यागा। ये क्या होता है कि एक जो वो उम्र होती है उसमें एक जज्बा होता है, उसमें शायद जब ये मेजर बन जाते हैं या उसके ऊपर का जब रैंक आ जाता है, आप देखेंगे अधिकतर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, यही जो ऑफिसर्स होते हैं यही अपने सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। उसके बाद में शायद उनके दिमाग में, उनके मन में अपना परिवार, अपने शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, उनका भी ध्यान रहता होगा। मैं ये नहीं कहता कि
जो यंग होते हैं उनको अपने परिवार के बारे में नहीं रहता, लेकिन वो एक माहौल ऐसा होता है जहाँ पर सब जो है देश को पहले रखते हैं, उनको सिखाया जाता है। यदि आप कभी मौका पड़े और पूना में खड़गवासला में जाएं, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का सेंटर है, वहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से देहरादून में जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का सेंटर है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, पहले देश की रक्षा, फिर मशीन की रक्षा, फिर अपनी रक्षा। मतलब ये सब चीज़ें ऐसे शुरू से सिखाई जाती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आतंकवादियों को ये जो आतंकवादी कैंप होते हैं वो तैयार करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। यहाँ ब्रेन वॉश नहीं होता है, ये देश के लिए किस तरीके से आपको काम करना है, ये हमारी सेना, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, इन सब में भी इसी प्रकार का जज्बा पैदा किया जाता है। आप जैसे इंडियन एयरफोर्स देखें कि आज इतने हमारे पास लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, अपडेटेड जो है, उनको साथ में जब वो लेके उड़ते हैं, उनको ये मालूम है कि जब मैं लेके जा रहा हूँ तो क्या मैं वापस आऊँगा या नहीं, उसका भरोसा नहीं है, लेकिन वो जाते हैं ना और अपने टारगेट्स को हिट करते हैं। ये हमारा सिर्फ भारतीय सेना जो है, भले ही वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये पूरे संसार में, पूरे विश्व में सर्वोच्च ट्रेंड सेना है। तो ये जो घटना हुई थी, ये कारगिल में नहीं हुई थी, ये कारगिल के बाद जो आतंकवादियों के से लड़ने की थी, उसमें यह घटना हुई थी। और क्योंकि उसको महसूस हो गया, उसके गोली लगने के बाद, खुद को जब गोली लग गई, उसके बाद उसने 2 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया। और तीसरा जो था, उसके जो साथी थे, वो अमित सामंत था, जो मैंने नाम बताया, लेफ्टिनेंट अमित सामंत था, जो उससे जस्ट नेक्स्ट 6 महीना जूनियर था, उसने उस तीसरे को भी ख़त्म किया। ये सब घटना, अमित सामंता का जो लेटर हमें मिला, या उसके कमांडिंग ऑफिसर जो उस समय कर्नल साहब थे, उनके लेटर्स से हमें ये सब आँखों देखी, मैं कहूँगा, वो हमें जानने का अवसर मिला। और जब ये मालूम पड़ा तो ठीक है, उसने वहाँ पे एक जो माहौल होता है, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि उसने जो अपनी माँ को लेटर लिखा था, कि मतलब पता नहीं ये घटना होने के कितने दिन पहले लिखा था, कि मैं माँ, तुझे बताया था कि मैं जो है तिरंगे में लिपट के आऊँगा, तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा, लेकिन कभी भी तेरा नाम, तेरे दूध को मैं वो नहीं होने दूंगा। तो ये सब भावना गौतम की ही नहीं होती। आपने देखा हो कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा, जितने भी ये लोग होते हैं, ये इस रैंक के जितने भी यंग ऑफिसर्स होते हैं, उन सब की ये भावना होती है कि जो कुछ भी है हमें देश पे पहले करना है, वो वाली बात है। और ये हुआ, मुझे बड़ा गर्व है। और ठीक है, उस समय दुख की अनुभूति थी, रोज़ लोग आते थे, मतलब इवन मैं बताऊं, उस समय विजयवर्गीय जो थे यहाँ के मेयर थे, उन्होंने खुद एयरपोर्ट पे, जबकि उनका फ्रैक्चर था, टांग में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन वो एयरपोर्ट पे उसकी सम्मान सहित देह को रिसीव करने के लिए वो भी आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमत प्रकाश जी। खुद को गोली लगने के बाद, उसके बावजूद भी उन्होंने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, उनके साथी ने तीसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। तो निश्चित ही
उन आतंकवादियों को ढेर करने के बाद ये महसूस होता है कि वो भारत के लिए कितने खतरनाक थे। लेकिन इस साहसिक कार्य के लिए श्री गौतम जी को सैल्यूट है। अभी तो आपने इतने गमगीन माहौल के बावजूद भी इतने अच्छे शब्दों में वृतांत को सुनाया, लेकिन उसको सुनने के बाद मेरे शब्द शून्य हो गए हैं कि मैं कैसे इसको व्यक्त करूं। लेकिन पूरे भारतवासियों की ओर से आपको बहुत ही श्रद्धांजलि है, विनम्रतापूर्वक, भावपूर्वक पूरे जैन समाज की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सन्मतिवाणी न्यूज़ चैनल के संस्थापक आदरणीय पंडित श्री जयसेन जी जैन एवं पूरी टीम, उनके द्वारा उनके निर्देशन में जो टीम बनी है, उन सबकी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि, उनको शत शत नमन। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जान तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जान तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने। शहीद गौतम जैन को सन्मतिवाणी न्यूज़ चैनल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि और पूरे देशवासियों की ओर से हम लोग सब मिलकर उनको जय हिंद बोलते हैं, उन्हें सल्यूट देते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य